लिसिस क्या है? तो आज हम जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन का टूटना फिर बनना। ठीक, तो ग्लाइकोजन इस तरह बनता है कि जैसे ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, ठीक, जैसे ग्लूकोज का एक अणु मान लीजिए जैसे C6H12O6, ये ग्लू का एक अणु है ग्लूकोज का। ठीक, तो ग्लूकोज का ये अणु, ठीक, टूटकर पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है। ठीक, ग्लूकोज का ये अणु पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है। और यह क्रिया होती कहाँ है? यह क्रिया ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो पर ये दोनों में होता है, ऑक्सी और अनाक्सी दोनों में। ठीक, तो यह होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, तो यहीं से इसका शुरुआत होता है। जैसे ग्लूकोज का ये अणु होता है, ठीक, तो ग्लूकोज के ये अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। ठीक, तो यह ऑक्सी और अनाक्सी में दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, तो ग्लूकोज के ये अणु एटीपी के दो अणु प्राप्त करता है। ग्लूकोज का ये अणु एटीपी के दो अणु प्राप्त करके, ठीक, एटीपी के दो अणु प्राप्त करके फ्रक्टोज, ठीक, फ्रक्टोज और एक बनाता है 6 डाइफास्फेट यानी 6 डाइफास्फेट। नामक यौगिक बनाता है। ठीक, जिससे फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई ना कि यहां से ग्लूकोज का ये अणु दो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर फ्रक्टोज एक और 6 डाइफास्फेट का निर्माण करता है, नामक यौगिक बनाता है एक। ये दोनों मिलकर एक यौगिक होते हैं। ठीक, तो एक यौगिक बनाता है और यही यौगिक बाद में फिर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है और वही फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड फिर फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बन जाता है, अम्ल में बदल जाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, बात समझ में आ गई ना कि यहां से क्या हुआ कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण हुआ। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना, इससे फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। लेकिन जब यह फिर बाद में भी फिर यह फास्फोग्लिसरिक एसिड पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ये इतना ही नहीं, ये बाद में फिर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक एसिड। और इस पूरे क्रिया में, ठीक, इस पूरे क्रिया को करने के लिए एटीपी के दो अणु लगते हैं। ठीक, एटीपी के दो अणु खर्च होते हैं, यानी जो एक क्रिया है, क्रिया को करने के लिए पावर भी चाहिए ना, उसको एनर्जी भी चाहिए ना, तो उस एनर्जी के लिए यहाँ पर दो एटीपी के अणु खर्च होते हैं। ये मैंने बताया ना कि एटीपी के दो अणुओं के साथ मिलकर, तो यहाँ पर एटीपी के दो अणु खर्च होते हैं और इसके उत्पाद में फिर एटीपी के 4 अणु मिलते हैं। इस तरह जब एटीपी के 2 अणु खर्च होंगे तो उससे 4 अणु प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस तरह मान लीजिए हमें 2 अणु की लाभ हुआ, उसकी हमें प्राप्ति हुई 2 अणु की। ठीक, तो कुल मिलाकर कितने उत्पाद के रूप में कितने अणु मिलेंगे आपको? 4 एटीपी। ठीक,
तो ये तरह आप यहाँ पर 2 ATP खर्च करेंगे, आपको 4 ATP मिलेगी। ठीक, तो इसमें कुल कितना लाभ हुआ? 2 ATP का। बात समझ में आ गई ना? अब उसके बाद में फिर आता है क्रेब्स चक्र। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्रेब्स चक्र फिर आता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो कमेंट करें। ठीक, उसके बाद में आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। ठीक, तो ये जो क्रेब्स चक्र होता है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग जगह पर होता है। ठीक, सबसे पहले होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और कोशिका सेल 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो उनमें अलग अलग तरह से होता है। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, इनके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उनके कोशिका कला पर होता है। उनके कोशिका कला पर होता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? कि यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है और प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका कला पर। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? और जो इसका जो पता लगाए थे, इसकी जिसने खोज की थी, तो उनका नाम था हेंस क्रेब्स। ठीक, इनका नाम था हेंस क्रेब्स। वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और सन 1937 में, यानी 1937 में, 1937 में इसका पता लगाया था उन्होंने। तो उनका नाम था हेंस क्रेब्स, जिसके नाम से चल गया क्रेब्स चक्र। ठीक, बात समझ में आ गई ना? कि क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने किया था सन 1937 में। ठीक, 1937 में। तो उन्हीं के नाम पर नाम हो गया इसका क्रेब्स चक्र। अब बात आती है कि ये होता है, ये होता कैसे है। ठीक, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट। तो अभी जो ग्लाइकोलिसिस में, अभी जो मैंने पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस, तो उस ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था कि जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल था वो फिर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट गया था। ठीक, तो वही जो ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त, ठीक, ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त 2 अणु पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के 2 अणु, पायरुविक एसिड के। ठीक, इन 2 अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, अब यहां पर ऑक्सीजन लगेगा, ठीक, सिर्फ ऑक्सीजन में, और वहां पर क्या ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, वो ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में हो रहा था ना, एक ही जैसा। पर यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूरी तरह ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसका पूरी तरह ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके बाद में यह अपने एक चरण में टूटती रहती है, अपने एक स्टेप बाय स्टेप टूटता है। ठीक, तो उसके अलग अलग स्टेप हो जाते हैं। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गया ना? तो इसका जो फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि जो ये पायरुविक अम्ल है, यानी जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ये क्या होता है कि यह CO2
ठीक, CO2 और H2O के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ इसका विमोचन होता है, यानी उसके साथ इसकी क्रिया होती है। ठीक, तो फिर अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु है। ठीक, तो इसके साथ इसकी क्रिया हुई और इस क्रिया में जो जितना पायरुविक अम्ल खर्च हो गया, ठीक, उससे जो प्राप्त, यानी उससे जो बच गया, ठीक, यहाँ पर जितना खर्च हुआ उससे जो बच गया, ठीक, तो वो क्या होता है कि वो एंजाइम से क्रिया करके, ठीक, उसका नाम है कोएंजाइम, कोएंजाइम ए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए से, ठीक, कोएंजाइम ए के साथ वो मिल जाती है, ठीक, उससे क्रिया नहीं करती, उससे मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाती है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करती है। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गए ना कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के 1 अणु के साथ तथा हाइड्रोजन के 2 अणु के साथ में उसका विमोचन होता है, ठीक, उससे क्रिया होती है। तो बाकी जो उससे बचा तो वो कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करता है। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को ना समझ में आया हो कमेंट करें। ठीक, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप आता है, यानी हमने क्या बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी एक चरण से दूसरे चरण में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, ऐसे ही यह क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक, तो जो दूसरा स्टेप आता है, ठीक, दूसरा स्टेप, ठीक, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, तो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम ये, ठीक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, यानी ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से क्रिया करके, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल व जल के साथ क्रिया करके साइट्रिक एसिड बनाता है। और साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ठीक, नींबू जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। या कोएंजाइम ये प्लस जल, इसके साथ मिलकर यह क्या बनाती है, साइट्रिक एसिड। ठीक, साइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक, यहां से आपको इतना समझ में आ गया ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक के साथ, ऑक्सैलो एसिटिक के साथ व जल के साथ मिलकर साइट्रिक एसिड बनाती है। और यह साइट्रिक एसिड, ये जो थर्ड चरण आता है यानी थर्ड स्टेप, तो उसमें यह साइट्रिक एसिड लगातार धीरे धीरे इसका विघटन होता है, यानी ये टूटती रहती है। ठीक, तो उसके साथ जब ये टूटेगी तो उसमें और ज्यादा एसिड बनाएगी। ठीक, उसमें एसिड और बनाती ही रहेगी, तो उसमें आपको बहुत सारी एसिड मिल जाएगी। मैलिक एसिड मिल जाएगी, ठीक, मैलिक एसिड, ल्यूकोसाइड एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, बहुत सारी आपको एसिड मिल जाएंगी। ठीक, तो उन एसिड के साथ यहां पर मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूं 2-3 एसिड। ठीक, ठीक, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक, तो इस क्रिया में जब ये इतना निर्माण हो जाता है, उसके बाद में CO2 के 2 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु मुक्त होते हैं, यानी वहां से निकलते हैं। ठीक, वहां से CO2 के 2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन के 8 अणु निकलते हैं। इतना समझ लीजिए। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है कि वहां से जो ये मैलिक एसिड है, ठीक, ये जो मैलिक एसिड है, यहां पर हमने बताया कि जो यहां से ये वाली ये मैलिक एसिड है, तो ये मैलिक एसिड
फिर ऑक्सैलोग्लिसरिक एसिड में बदल जाती है। ठीक, ये मैलिक एसिड, ऑक्सैलोग्लिसरिक एसिड, ठीक, ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक, लेकिन जब इसको फिर क्रेब्स चक्र में यानी फिर यहां से जाना होता है, तब यह पायरुविक अम्ल के साथ मिल जाती है। ठीक, यह पायरुविक अम्ल के साथ, पायरुविक एसिड के साथ मिलकर यह फिर क्रेब्स चक्र में पहुंच जाती है। ठीक, तो इस तरह इसमें अगर जो एक अनाक्सी श्वसन में होगा यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका लास्ट यानी लास्ट प्रोडक्ट बनेगा एथिल एल्कोहल, शराब में बदल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर वो बना देगा कुछ कार्बन युक्त यानी कार्बनिक यौगिक बनाएगा, C2H5OH, एथिल एल्कोहल का निर्माण करेगा। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें। ठीक, अब फिर बात आती है श्वासोच्छ्वास की। ठीक, इतना समझ में आ गया है ना? तो जो श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक, श्वासोच्छ्वास मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, श्वासोच्छ्वास। ठीक, श्वासोच्छ्वास तो इसका कोई खास कारण नहीं है, यह सिर्फ ऐसे ही होती है जैसे हम लोग अपने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। ठीक, यानी जो हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, तो यह क्रिया ही श्वासोच्छ्वास होती है। ठीक, यह क्रिया ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। आपको समझ में आ गया ना कि श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो यह क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास। बात समझ में आ गई ना कि यह क्रिया क्या है? अब फिर बात आती है कि हमारा जो हम सांस किस तरह लेते हैं यानी मनुष्य का श्वसन तंत्र। ठीक, मनुष्य के श्वसन तंत्र में आपको उसमें पढ़ना है श्वसन तंत्र। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है? अब बात आती है मनुष्य का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेशन सिस्टम। ठीक, तो उसमें जो होता है यानी रिस्पायरेशन सिस्टम में, तो मैं अभी आपको यह चित्र बनाकर दिखा देता हूं। तो मनुष्य का श्वसन है या श्वसन तंत्र, वह बहुत सारी क्रियाओं से होता है। ठीक, उसमें सबसे पहले क्या आता है? ठीक, तो यहां पर होता है नासाद्वार। ठीक, जिसे हम नाक कहते हैं। ठीक, तो यहां पर होता है नासाद्वार। ठीक, और यहां से ठीक ऐसे जो आई है यहां पर होता है कंठ। ठीक, और ये जो हमारी जो आवाज निकलती है ना, तो यहां पर अगर जो हम सांस न ले, ठीक, जैसे बांसुरी होती है ना, आपने बांसुरी तो देखी होगी। ठीक, बांसुरी, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जब हम फूंकते हैं, ठीक, तभी तो उसमें से आवाज निकलती है। उसी तरह जब हमारे इस श्वास नली में, ठीक, जब हवा जाती है यानी सांस जाता है, तभी हमारी आवाज निकलती है। अगर जो हम सांस लेना बंद कर दें तो हमारी आवाज नहीं आएगी। ठीक, और यहां पर होता है हमारा हार्ट। ठीक, दोनों तरह। ठीक, यहां पर होता है हमारा हार्ट, और इस हार्ट में, ठीक, यहां से ये श्वास नली छोटी हो जाती है। ठीक,
ठीक। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आए और इसमें कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे, ठीक, इस तरह के होते हैं, ठीक। तो जो इसे होता है इसे कहा जाता है कार्टिलेज रिंग यानी वलय छल्ला, ठीक, कार्टिलेज रिंग, ठीक। और ये है हृदय, ठीक। और हृदय के अंदर ये आपने 3-4 ये जो वहां से आई थी ये अकेली, ठीक, यहां से बटी 2 भाग में और यहां पर बट गई 3 भाग में, ठीक। तो उसके यहां पर आप अगर जो देखेंगे यहां पर, ठीक, तो यहां पर कुछ गुब्बारे की तरह होता है, ठीक। हमारा हृदय है तो उसके यहां पर कुछ गुब्बारे की तरह होंगे, तो इस गुब्बारे से ही जो यहाँ पर ये जो गुब्बारा होता है इसी गुब्बारे के जरिए सांस आता जाता है। और यहाँ पर अगर जो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, यानी जो हमारे जो पेट होता है ना, वहाँ पर पेट से और इसके बीच में एक संरचना होती है, ठीक, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। और यहाँ से श्वसनी श्वसनिका सब बनाती है, ठीक। यहाँ पर ये हो जाती है श्वसनी, ठीक, और यहाँ पर हो जाती है ये श्वसनिका, ठीक। इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये श्वसनी श्वसनिका, ठीक। और भी यह बदल जाती है। आगे चल के आप जब पढ़ेंगे ना कि शिरा धमनी, तो उसमें भी वह सबसे छोटी वाली बड़ी वाली ऐसे ही बनती चली जाती हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जब ये हमारा डायफ्राम सिकुड़ता है, यानी जब हम क्या करते हैं कि जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारे हृदय में जो दाब होता है वो दाब कम हो जाता है, ठीक, वो दाब कम हो जाता है और हम बाहर से सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक। अब ये जब सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, तो ये बाहर से अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये क्या है, ये सिकुड़ गया तो इसमें जब हवा भरा तब ये फूल गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब ये फूला तब इसमें हवा का दाब यानी हवा का दाब बढ़ जाता है, ठीक। जब ये बढ़ जाता है तब ये क्या करता है, फिर ये सिकुड़ता है, ठीक। तो जो हम अपने सांस को फिर छोड़ते हैं दोबारा, ठीक। तो उसी तरह ये लगातार काम करता है। और डायफ्राम भी जब ये सिकुड़ जाता है ना, तब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब ये सिकुड़ा तब ये डायफ्राम यहाँ तक चला आया, ठीक। और उसके बाद में जब ये फूला तब ये यहाँ तक चला आया, ठीक। तो कुल मिला जब ये यहाँ पर इसी डायफ्राम पर ही स्थित होता है, ये बात आप लोग जान जाइए, ठीक, कि जब डायफ्राम सिकुड़ता है यानी ऊपर की तरफ जाता है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, ठीक, तब हम बाहर से सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक। हम बाहर से सांस को अंदर की ओर खींचते हैं और जब हमारे अंदर दाब बढ़ जाता है, हवा का जब दाब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं कि सांस को अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, ठीक। तो यही होता है श्वसन तंत्र, ठीक। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है तो यह हमारा इसी तरह काम करता है, ठीक। जिन बच्चों को न समझ में आया हो कमेंट करें, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। बात समझ में आ गई ना कि हमारी डायफ्राम कैसे काम